सो हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं 49% टू 94% CUET यूजी फिजिकल एजुकेशन एग्जामिनेशंस डेडिकेटेड सीरीज में, जहां पे आप अगर 49% प्रिपरेशन के साथ हैं तो ये सीरीज आपको 94% प्रिपरेशन के पास बहुत आराम से लेके जाएगी। अब इस पर्टिकुलर सीरीज में हम क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका साल 2026 के लिए CUET यूजी फिजिकल एजुकेशन का बैच, जिसके थ्रू आप लोग LNIP में आफ्टर 12th 4 इयर्स का BPED और दिल्ली यूनिवर्सिटी IGI यूनिवर्सिटी में अपना BSc इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कर सकते हैं। तो उसका जो बैच है वो बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 15 दिसंबर से। ध्यान रखो इस डेट को, 15 दिसंबर 2026 से आपका ये नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये हमारे ऐप में होगा। ऐप को कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे लॉग इन करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग इसको पीसी के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। ये देखो, आप यहाँ पे पीसी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। वेबसाइट जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये देखो, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको दिख जाएगा CUET यूजी फिजिकल एजुकेशन 321-2026 और ऊपर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको आपका कोर्स दिख जाएगा। तो यहाँ पे भी आप साइन अप लॉग इन करके यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फीस, सारी डिस्क्रिप्शन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। बाकी एक वीडियो मैंने पहले से अपलोड करके रखा है, वो भी आप देख सकते हो। वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। तो फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लो और शामिल हो जाओ इस पूरी लिस्ट में। ये हमारे साल 2025 के LNIP में सिलेक्टेड बच्चे हैं। सिर्फ 2025 के ही सारे बच्चे हैं, जिसमें हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 3 के भी 3 बच्चे थे जिनके 100 परसेंटाइल यहाँ पे आए थे CUET यूजी फिजिकल एजुकेशन के डोमेन सब्जेक्ट में। तो अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप इस डोमेन को किसी और दूसरे कोर्सेज के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल ये क्लासेस आपके लिए हैं। बाकी अगर आप चाहो तो देखो, व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है 6307333645। इसके थ्रू भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट शुरू करेंगे इस पूरे वीडियो को। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। साथ ही साथ जो एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसके लिए मैंने यहाँ पे इमेजेस रख ली हैं ताकि और अच्छी तरीके से आप समझ पाओ। अब देखो, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ये सब आपके साल 2025 के CUET यूजी के एग्जामिनेशंस में आए थे। इस सीरीज में हम लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में इन क्वेश्चन को देखेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लेना कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और ऑप्शन को देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे सही और सही आंसर को। नहीं, हम जितने भी इसमें ऑप्शन हैं उन सबको समझने की कोशिश करेंगे ताकि अगर इन ऑप्शन से भी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तो आप लोग अगले साल क्वेश्चन बनता है या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे। और एक टॉपर की और एक हाई रैंक अचीवर की यही तरीका होता है कि वो सिर्फ PYQs को देख के समझता नहीं है, वो उनसे पूरा उसको तोड़ के अंदर तक घुस जाता है। और वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी आपकी जो पूरी क्लासेस होंगी उसमें हम डिटेल में इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। और एक चीज़ और कि जो लोग क्लास 12th का भी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि बैच अभी शुरू हो जाएगा हमारे, तो बोर्ड के एग्जाम्स हम कैसे ध्यान देंगे। बिल्कुल भी चिंता मत करना। हर साल स्पेशली जो बोर्ड्स के बच्चे होते हैं उनके लिए हमें कुछ प्लान करते हैं। इस बार भी हम सेम प्लान करेंगे। भैया के ऊपर भरोसा करना, कोर्स को टाइमली ज्वाइन कर दो, आपके बोर्ड्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। और क्या हमारा प्लान होता है वो भी बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रॉपर नोट्स आपको जिनको आप प्रिंट निकाल सकते हो। PYQs की प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे हम लोग आपके टॉपिक को पढ़ेंगे और जस्ट उसके बाद फटाफट उसके PYQs को भी सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी बनी रहे। फिर मॉक टेस्ट करेंगे, रिविजन करेंगे और फिजिकल और स्किल टेस्ट की गाइडेंस भी आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, चलो आई होप पहला वीडियो था तो मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में चीज़ें समझा दी हैं। बाकी अब जो नेक्स्ट इसके सीरीज के वीडियोस आएंगे वो मैं फटाफट थोड़ा जल्दी शुरू करूंगा। चलो फटाफट शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2025 का 13 मई का पेपर है। इसके 25 क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, कम्युनिकेबल डिसीजेस आर ऑल्सो नोन एज डैश डिसीजेस। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेबल डिसीजेस होते क्या हैं। तो देखो, दो तरह के डिसीजेस होते हैं। एक आपका होता है कम्युनिकेबल डिसीज और दूसरा होता है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीजेस वो डिसीज होते हैं जो कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकते हैं या फिर एक एनिमल से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे कि कोविड-19, जैसे कि फ्लू। ये जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि हो गया चिकन पॉक्स, ये जो बीमारी होती हैं अगर ये एक इंसान को होती है और दूसरा इंसान अगर उनके एनवायरनमेंट में बहुत क्लोज आता है तो ये बीमारियां उनको ट्रांसफर हो सकती हैं। इसीलिए इनको कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, जो कि कम्युनिकेट कर पाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। वहीं जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाते हैं, जैसे कि आपका बोन की डिसलोकेशन हो गई, फ्रैक्चर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कम्युनिकेबल डिसीज को और क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिसेबल डिसीजेस। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर हो सकते हैं। ट्रांसमिसेबल का मतलब है कि ये ट्रांसफर हो सकते हैं, इसीलिए इनको हम लोग
ट्रांसमिटेबल डिसीजेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इमेज देख लो, इस तरीके से आपकी कुछ इमेज है, मैं एक बार देख लूँ आपको विजिबल है स्क्रीन बिल्कुल ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपकी इमेज है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, एयर के थ्रू हो गया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट जैसे कि किसी को कोविड अगर हुआ था आपके घर में या फिर आपके जान पहचान में, तो आपने देखा होगा कि उसके रूम में नहीं जाना, उसके कपड़े बिल्कुल यूज़ नहीं करने, उसकी चादर एकदम साफ होनी चाहिए वगैरह वगैरह। वो कोई भी चीज़ छू रहा था, आपने देखा होगा लोग रेलिंग्स छू रहे थे, डोर नॉब्स छू रहे थे, नल छू रहे थे, सब हम लोग क्या कर रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी आपका कम्युनिकेबल डिसीजेस ट्रांसफर हो सकते हैं। फूड के थ्रू हो सकते हैं, मस्कीटो और इंसेक्ट के थ्रू हो सकते हैं, मच्छर अगर आपको काटेगा, एनिमल्स अगर आपको काटेंगे तो ये भी आपको हो सकता है। यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी तरीके से ये एक हेल्दी पर्सन में बीमारी अंदर जा सकती है। तो ये आपके होते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। और ये तो आपका सबसे पहला टॉपिक है, जब हम लोग अपना क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, बाकी एपिडेमिक्स देखो आपको पता है क्या होता है, आपने पैंडेमिक सुना होगा कि कोविड एक पैंडेमिक है। तो पैंडेमिक तब होता है जब कोई बीमारी पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल जाती है। एपिडेमिक क्या होता है कि जब एक छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में कोई बीमारी बड़ी तेजी से फैलती है, छोटे से एरिया में, तो हम उसको एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, रॉडेंट बेसिकली आप किसी ऑब्जेक्ट को बोल सकते हो या फिर किसी छोटी सी ऐसे बैक्टीरिया को बोल सकते हो जो कि रिएक्ट करता है। कंटैमिनेटेड यानी कि कोई चीज़ अगर कंटैमिनेटेड, जैसे कि पानी कंटैमिनेटेड होता है, फूड कंटैमिनेटेड होता है, तो उसको हम लोग कंटैमिनेटेड की तरह वर्ड को यूज़ करते हैं। इनका कम्युनिकेबल डिसीज से डायरेक्टली ट्रांसमिसिबल से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी देखो हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो किस तरीके से आप इसको करोगे। तो संचारी रोग हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलो ऐसे डिटेल में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि फैक्चुअल हैं, ज़्यादा उसमें कुछ डिस्कशन का काम नहीं है, तो फिर जल्दी से आगे भी बढ़ जाएंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आप लोग चाहो तो एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो, वहां पे इन सारे क्वेश्चंस को नोट करो, ताकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड ड्यू टू इनएडिक्वेट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन हार्मोन क्या होता है। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियास, सबने जरूर सुना होगा। तो ये हार्मोन, जो पैनक्रियास ऑर्गन है, ये हमारा इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करता है। ठीक है, हार्मोन्स क्या करते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो गए या फिर हमारे जो रिएक्शंस होते हैं या फिर हमारे जो बर्ताव होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम हार्मोन करता है। हैप्पी हार्मोन होता है, दुखी होने का हार्मोन होता है, ग्रेलिन नाम का खाने का हार्मोन होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो पैनक्रियास जो होते हैं उनका काम होता है इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। अब देखो इसको कैसे आप समझोगे, आपने जरूर देखा होगा कि आपके घर में या किसी बड़े को इंसुलिन की इश्यूज होते हैं, जैसे कि वो लोग खाने से पहले इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंसुलिन बेसिकली काम क्या करता है, जब हम किसी खाने को खाते हैं तो वो खाना टूट के शुगर के फॉर्म में हमारी बॉडी में आ जाता है। और ये इंसुलिन क्या काम करता है कि ये इंसुलिन बीच में यहाँ पे आता है और इस शुगर को सही तरीके से हमारी सेल्स में जाने में मदद करता है। जहाँ पे हमारी बॉडी में किसी भी सेल को अगर ज़रूरत है शुगर की, तो वो सेल्स तक उस शुगर को पहुंचा देता है। वहीं पे अगर इस इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये शुगर सेल्स में ना जाते हुए हमारे कहाँ जाता है, ब्लड में जाके मिल जाता है। और इसीलिए आपने ब्लड शुगर जैसी बीमारी का नाम सुना होगा कि मुझे शुगर की बीमारी है, मुझे शुगर है। तो इसीलिए लोग उसको डायबिटीज से रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब ये शुगर सही मात्रा में सेल में नहीं जाता है, जब उसकी बजाय ब्लड में चला जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, डायबिटीज हमें उसकी वजह से हो सकती है। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होगे। फिर हाइपरटेंशन क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, तो हाइपर टेंशन का मतलब बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो। ठीक है, और माइग्रेन का मतलब जब आपके सर में दर्द होता है, तो उस बीमारी को हम लोग माइग्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊंगा मैं आपको दूंगा, ताकि आप लोग इस बार अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसको बड़े अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। चलो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NRHM बोलते हैं, वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत देखो फैक्चुअल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारी पॉलिसीज हैं, हमें अपने यूनिट 1 में हेल्थ पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज आ गई हैं। पिछले साल आपका जो सिलेबस चेंज हुआ था ना, तो बच्चों को लगा था कि यार ये कौन से टॉपिक्स आ गए, पॉलिसीज लिखा है, लेकिन कौन सी पॉलिसीज पढ़ने, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन था। लेकिन इस बार क्योंकि आपके बहुत सारे पेपर्स हुए हैं, अलग अलग दिन पेपर्स हुए थे, तो उसमें बहुत सारी पॉलिसीज हमें मिल गई हैं, तो हम उनको लेके बड़े आराम से इस बार प्रिपरेशन कर पाएंगे और डिटेल में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2005। अभी जो NRHM है ये करता क्या है, तो हमारे कंट्री में जो भी वनरेबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि विमेन हो गए, बच्चे हो गए, तो उनको ये लोग हेल्थ केयर एक्सेस देते हैं। ठीक है, कि उनका कोई अगर ट्रीटमेंट है तो सही तरीके से वो ट्रीटमेंट उनका कराया जा सके। तो जो विमेन हो गए या बच्चे हो गए, उनके लिए ये प्रोग्राम बना था। ठीक है, और ये कब आया था, ये आपका 2005 में आया था। अब अगर ये रिपीट होगा तो आप इसको अच्छे से आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना वाज लॉन्च्ड इन। तो ये और सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या पूछा गया कि जो अन्नपूर्णा योजना है वो किस लिए बनी थी। अब आपको अन्न यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, तो ये फूड से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए
फूड ग्रेन की जो व्यवस्था होती है, फ्री फूड जो उनको मिलता है, वो आपकी अन्नपूर्णा योजना काम करती है। किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए, जो थोड़े से एज में ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये आपसे पूछा है कि ये कब आया था, तो इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है, 2000 में ये आपका आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी अगर मैं डिस्कस करूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर देखो दोबारा से पूछा कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज ऑपरेशनल इन होल कंट्री विद स्पेशल फोकस ऑन डैश स्टेट्स। तो आप देख सकते हो एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आपसे पूछे, और अभी मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसी वीडियो में, तो आप देखोगे कि एक ही टॉपिक से तीन तीन क्वेश्चन भी आपके बने। तो इसीलिए कुछ भी छोड़ना सही नहीं है, आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और क्लासेस में हम हर चीज को अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास। आपका एग्जाम अराउंड जून में जाके होता है, जून के स्टार्टिंग में होता है, तो बड़े आराम से आप लोग प्रिपरेशन कर पाओगे। तो इसका जो आंसर है दैट इज 18। देखो जो एनआरएचएम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, वो तो पूरी कंट्री पे ही काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जिनके ऊपर वो स्पेशल फोकस करता है, जो कि काफी ज्यादा हेल्थ में डाउन है, जैसे कि यूपी उसका एक एग्जाम्पल है, और भी स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे ये वो 18 स्टेट्स हैं जिन पे एनआरएचएम मेनली फोकस अपना यहाँ पे करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। चलो, ये लिखा है इफ रमेश इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, अगर रमेश को मलेरिया है, हिज डिसीज इज क्लासिफाइड एज डैश कॉजेटिव डिसीज। अब देखो यहाँ पे ये पूरा डिसीज का आपका यूनिट है, हेल्थ एजुकेशन का यूनिट है, वहां पे हम इसको पढ़ेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका जो आंसर है, देखो इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, प्रोटोजोअल इसका आंसर है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। थोड़ी सी और मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि ये जो मलेरिया होता है ना, ये प्रोटोजोआ से होता है, और इस प्रोटोजोआ का जो नाम है दैट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जिससे ये हमारा होता है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि मलेरिया तो जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है। तो कौन सा वो मच्छर होता है, तो उसका नाम है एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, एनोफिल्स मॉस्किटो, ये इसका नाम है। जिस मच्छर का, और ये फीमेल होती हैं, तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो होती हैं, जिनके काटने से हमको मलेरिया होता है। और किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब फंगल इन्फेक्शंस आपने देखा होगा, फंगल इन्फेक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे फंगाई से होते हैं, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा रिंग वॉर्म, आपने सुना होगा, जिसके लिए एज गार्ड का बहुत ऐड आता है, तो वो एक इसका एग्जाम्पल हो गया फंगल इन्फेक्शंस का। वायरल आपने सुना होगा, वायरल में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे डेंगू आपका इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, और हम क्या बोलेंगे, और वायरल में हमारे रूबेला वायरस हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, तो बहुत सारे इसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। फिर आपका बैक्टीरियल है, ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया में अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो हमारे हाँ टीबी हो सकता है, कॉलरा हो सकता है ना। ऐसे भी और भी बीमारियां जो है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये आपके इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है इस बार आपसे एग्जाम्पल्स की तरीके से पूछ ले कि बताओ भाई इनमें से कौन सा कोई वायरल का डिसीज है या फिर कौन सा बैक्टीरिया का डिसीज है। ठीक है, डेंगू को देख के कंफ्यूज मत होना, डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन ये प्रोटोजोआ के अंदर नहीं आता। तो डेंगू जो है ये एक वायरल डिसीज है, और ये जो होता है ये आपके एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ ताकि अगली बार अगर ये है तो आपको पता हो। एडीज मॉस्किटो होता है, इसकी वजह से काटने से आपको डेंगी होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक वायरल डिसीज है। चलो फिर ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ये आपका यूनिट था स्पोर्ट्स एंड गेम्स का, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन थी इसको लेकर पिछली बार कि इस यूनिट से कौन से यूनिट हमको पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे गेम्स थे और आपके सिलेबस में लिखा था कि बच्चे को कोई एक यूनिट यहाँ पे पढ़ना है। तो बच्चे एक यूनिट पढ़ के वहाँ पे गए, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि हर गेम से वहाँ पे क्वेश्चन आ गए। तो इस बार हर यूनिट का नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आपके पास टाइम है तो हम लोग डिस्कस करके उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ताकि इस यूनिट के भी क्वेश्चन आपके ना छूटें। ठीक है, चलो बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं है। इसका जो आंसर है दैट इज 3, तो ए का 3 हो जाएगा। फुटबॉल का जो वेट होता है दैट इज 410 टू 450 ग्राम्स। ठीक है, क्रिकेट बॉल का जो वेट होता है दैट इज 155.9 टू 163 ग्राम्स। ये ऑफिशियल इनके वेट्स हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगे। फिर वॉलीबॉल आपका है सी का 4 यानी कि 260 से 280 ग्राम्स, और हैंडबॉल जो आपका जो है दैट इज 325 से 375 ग्राम्स फॉर विमेन। तो ऐसे ही आपको हर गेम के बारे में जो बेसिक चीज़ें वो पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले तो गेम क्या होता है उसके बारे में, थोड़ा सा उसके हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये इक्विपमेंट का एक क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपके डायमेंशंस होते हैं, जैसे क्रिकेट पिच का क्या डायमेंशन हो गया, फुटबॉल फील्ड का क्या डायमेंशन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजीज इनकी होती हैं, यानी कि इनके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो भी थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लासेस में हम बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, और हम लोग आपस में बात भी करेंगे वहाँ पे किस तरीके से हमें अप्रोच अपनी रखनी है और इन सब चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि देखा जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सही तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। चलो देखो, ये भी आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स का है। इन स्विमिंग द वाटर टेम्परेचर shall not
बी लेस देन, कितने टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हालांकि आप देखोगे जो आपका वर्ल्ड एक्वेटिक्स है वो कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस तक ये होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको 77 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आप बोल सकते हो, इतना ये आपका होना चाहिए। लेकिन कुछ जगह पे ये भी लिखा है कि आपका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। लेकिन हमारे क्या काम की चीज़ है, क्योंकि एनटीए ने एक बार 27 डिग्रीज अपनी तरफ से बता दिया है कि ये क्या मानते हैं 27 डिग्रीज, तो हम लोग इस बार एग्जाम में 27 डिग्रीज को ही टिक करेंगे अगर ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होता है। ठीक है, बाकी अगर रेंज पूछ लेंगे तो 25 डिग्री से 28 डिग्री तक की रेंज होती है, और देखो उसी रेंज में आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, चल, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं, या हम लोग याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। द बास्केटबॉल कोर्ट शैल हैव अ फ्लैट हार्ड सरफेस फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस विद डायमेंशंस ऑफ, तो देखो ये आपका डायमेंशन का क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया गया है, बहुत सिंपल सा है। जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी बास्केटबॉल को स्टार्टिंग में रीड किया होगा तो उसको इसका आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये आपका बास्केटबॉल का है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे 28 मीटर्स बाई 15 मीटर्स, तो 28 बाई 15 सीधे सीधे आपको यहाँ पे दिख रहा है इन मीटर्स। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखा है 28 मीटर बाई 15 मीटर, तो सीधे सीधे हमारा ये आंसर हो जाएगा। एकदम फैक्चुअल चीज़ थी, अगर आपने पढ़ी है तो आराम से आप इसको कर पाओ। चलो नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ ट्रिपल जंप इज, अब आपने देखा होगा ट्रिपल जंप आपका एक एथलेटिक्स का इवेंट होता है जहाँ पे आपको 3 जंप करते हुए फाइनल पिट पे यहाँ पे जंप करना होता है, और फिर आपका यहाँ पे जो भी मेजरमेंट होता है वो काउंट होता है। ठीक है, बोर्ड से यहाँ पे आपको जंप करना होता है, यहाँ पे आपका काउंट होता है। तो ये आपकी ट्रिपल जंप होती है। अब इसको एक इमेज से समझ लो, ये पूछा है कि इसका ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर देखो बहुत सिंपल सा होता है, 3 जंप आपको करनी होती है। सबसे पहला आपका होता है हॉप, दूसरा होता है आपका स्टेप, और तीसरा आपका होता है जंप। ठीक है, तो आप ये रनिंग करते करते आए। अच्छा, अगर इसके पहले भी एक ऑप्शन आ जाता तो वो आपका ऑप्शन होता है अप्रोच रन। आपने देखा होगा ना कि एथलीट्स दौड़ते हैं, सबसे पहले अपने पूरा स्प्रिंट करते हुए आते हैं पूरी स्पीड से, ट्रिपल जंप में भी और हाई जंप में भी, या आपका जितने भी आपके जंपिंग इवेंट्स होते हैं उन सब में, तो वो जो होती है वो आपकी अप्रोच रन हो सकती है। तो अगर इसके पहले एक और ऑप्शन इस बार आता है तो अप्रोच रन आएगा। तो आप देख सकते हो ये भागते भागते आ रहे हैं, फिर यहाँ पे इन्होंने एक हॉप किया, देखो ये हवा में है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे एक स्टेप किया, और फिर फाइनली इन्होंने जंप किया, और ये सीधे जाके अपनी पिट पे, बालू की जो पिट होती है उस पर गिरेंगे। तो अगर आपने इतना भी ध्यान दिया हॉप स्टेप जंप, तो देखो सीधे सीधे आपका यहाँ पे आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 1, हॉप स्टेप और जंप। चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के रिपीट होने के, क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार ये तो बहुत ही एक थोड़ी सी बेसिक चीज़ पूछ लिया, अब दोबारा नहीं आएगा तो हम इसको छोड़ जाते हैं, नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, बट ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, आप देखो क्योंकि ट्रिपल जंप का पूछा है तो हो सकता है भाई आपसे हाई जंप का भी पूछ ले। तो हाई जंप में देखो क्या होता है, हाई जंप के अगर आप स्टेजेस की बात करोगे तो सबसे पहला देखो अप्रोच हो गया, या फिर अप्रोच रन बोल लो। सेकंड आपका होता है देखो टेक ऑफ, जहां पे आपको सिंगल जंप करनी होती है, आपने सीधे आप बोर्ड से जंप किया। ये आपका जो फेस होता है जब एक एथलीट हवा में है, ये आपका कहलाता है फ्लाइट, तो ये आपका थर्ड हो गया। और फोर्थ आपका कहलाएगा लैंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता हो ट्रिपल जंप और सीक्वेंस में भी जंप के बाद यहाँ पे लैंडिंग आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपको लैंडिंग एरिया को हमेशा लास्ट में रखना है। ठीक है, चलो आई होप आप इसको समझे होगे। ये भी देखो आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स का, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये तो आप कर सकते थे। यहाँ पे पूछा है कि क्या इक्विपमेंट होता है और किस स्पोर्ट्स में वो यूज़ होता है। तो देखो बेल्स आप सबको पता होगा, बेल्स जो होती है आपने विकेट्स देखे होंगे, जो स्टंप होते हैं उसके ऊपर आपके ये 2 बेल्स ऐसे लगी होती हैं। ठीक है, जो चमकती भी हैं, जब अब मॉडर्न टाइम में क्रिकेट में विकेट्स गिरते हैं तो ये चमकती हैं, स्टंप भी चमकते हैं। तो बेल्स का तो देखो क्रिकेट हो गया, डी का 2 हो गया। आप सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, तो देखो डी का 2 इसमें, तो इन ऑप्शंस को सीधे सीधे काटो। अब हमको आंसर अपना करना है 3 और 4 में। ठीक है, अब देखो बी का 1 दोनों में दिया हुआ है, तो बी क्या है, अल्टरनेटिंग पोजिशन एरो। बी का 1 देखो दोनों में ही है, तो ये आपको टेंशन सॉल्व हो गई। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेरे ख्याल से यही था कि ये पोजिशन एरो किस में होता है। जो पोजिशन एरो होता है ये बास्केटबॉल में ही होता है, जहाँ पे जो आपके ऑफिशियल्स होते हैं इस एरो की मदद से सबको बताते हैं कि पोजीशन किसके पास अब रहेगी बॉल की। पोजीशन का मतलब होता है कि बॉल किसके कंट्रोल में है। ये फुटबॉल में भी होता है, बास्केटबॉल में भी ये होता है। ठीक है, बाकी देखो गोल पोस्ट आपको पता है कहाँ होता है, ये आपका फुटबॉल के अंदर गोल पोस्ट होता है। वॉलीबॉल में गोल पोस्ट होता नहीं है, उसमें तो भाई नेट होता है ऐसे लंबा सा लगा हुआ है ना, तो गोल पोस्ट का तो इसमें काम नहीं है। तो गोल पोस्ट आपका सी का 4 हो गया। सी का 4 देखो इसमें है, सीधे सीधे थर्ड आंसर आप लगाओगे और आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, एंटीना देखो कहाँ होता है, एंटीना वॉलीबॉल में होता है। ये जो आपका नेट होता है ना वॉलीबॉल का, इसके साइड में पोल्स लगे होते हैं और इसी के साइड में आप ऐसे एंटीना लगा होता है। ठीक है, तो इस एंटीना के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि एंटीना की लेंथ कितनी होती है, किस कलर का होता है। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को लगता है कि बहुत इन डेप्थ है, हम क्यों इसको पढ़ें यार, इतना क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ देंगे, वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके यहीं से रिपीट होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से आपके CUT UG के पेपर देखते आए हैं, साथ ही में CUT PG के पेपर देखते आए हैं, फिर UGC नेट के पेपर हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के पेपर हो, हमने वो सारे पेपर्स देखे हैं। तो जो लेवल होता है वो वहीं से आपका सेट होता है। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे, जैसे कि KVS के एग्जाम्स होते हैं, TGT PGT के टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उसी के हिसाब से जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिर आपके PG में आते हैं, एमपीएड में, फिर एमपीएड में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो कुछ साल बाद आपके यूजी में रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न हमने देखा है, तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्लासेस में तो मेरा काम है आपको बताना। चलो, if savvy indicates the number of fouls committed by each player by raising the player's foul marker in a manner visible to both head coaches in the game of basketball, she is acting as a, देखो ये क्या बोला है कि savvy नाम की एक ऑफिशियल आप बोल सकते हो बास्केटबॉल गेम में है, ये जो भी प्लेयर फाउल कर रहा है तो उस फाउल को इस तरीके से दिखा रही है लोगों को कि जो दोनों हेड कोचेज हैं, यानी कि दोनों टीम के जो कोचेज हैं, उनको वो फाउल क्लियरली दिखे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सेवी इन चारों में से किस ऑफिशियल की तरह यहाँ पे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज टाइमर। तो जो टाइमर होते हैं उनका ही ये काम होता है। टाइमर के पास बेसिकली बहुत ज्यादा काम नहीं होता है बास्केटबॉल में, सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम चलाते हैं, तो उसी के साथ साथ क्या करते हैं वो फाउल भी इंडिकेट कर पाते हैं। बाकी असिस्टेंट स्कोरर, शॉट क्लॉक ऑपरेटर और भी जो लोग होते हैं इसमें, उनके वो लोग क्या क्या करते हैं, बेसिकली 5 ऑफिशियल्स होते हैं जो आपके टेबल पे बैठते हैं बास्केटबॉल में, तो इनका क्या क्या काम है इनके बारे में नोट्स में आप आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है। चलो, हिंदी में भी देखना चाहोगे तो आप लोग इसको देख सकते हो। If Ranveer covers 1500 meters in a swimming competition, then in which of the following events Ranveer is participating? देखो स्विमिंग का 2 क्वेश्चन आ गया, बास्केटबॉल के भी देखो 2 क्वेश्चन आ गए, और बास्केटबॉल का एक देखो मैच द फॉलोइंग में भी था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हर गेम को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर किसी ने सोचा होता कि मैं बास्केटबॉल छोड़ देता हूँ बाकी गेम्स पढ़ लेता हूँ, तो देखो 3-3 क्वेश्चन आपके एक ही सब्जेक्ट से, एक ही गेम से फंस रहे थे। चलो, क्या पूछा है कि रणवीर 1500 मीटर स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कौन सा कॉम्पिटिशन है या कौन सा स्ट्रोक है स्विमिंग का जिसमें वो अटेम्प्ट अपना ले रहे हैं। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सिंपल सा है, सिर्फ फ्री स्टाइल एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें 1500 मीटर से आप लोग परफॉर्म करते हो बस, और यहाँ पे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। 5 सेकंड लगेगा इतना सा याद करने में। बाकी ये जितने आपके तीनों इवेंट हैं इसमें आपके 50 मीटर्स, 100 मीटर्स और 200 मीटर्स के इवेंट होते हैं, लेकिन 1500 मीटर जो होता है ये सिर्फ आपका फ्री स्टाइल के अंदर ही होता है, ठीक है। और फ्री स्टाइल को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और ले लो, इसको हम लोग मैट्रिक माइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल चीजें ये आपको हेल्प करेंगी जरूर एग्जाम में। चलो, ये देखो आपका आ गया योगा का यूनिट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, योगा का जो यूनिट है ये आपके सिलेबस में जुड़ा और बच्चों को लगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट यूनिट है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। स्टैंडिंग योगा है, सिटिंग योगाज हैं, लाइंग योगाज हैं, फिर आपके प्राणायाम है, फिर आपका सन सैल्यूटेशन यानी कि सूर्य नमस्कार के स्टेप्स हैं उसके बारे में है। भाई हम इस यूनिट को छोड़ देंगे। एक चीज़ मेरी बहुत ध्यान से सुनना, मैंने पिछले साल बच्चों को बस इतना बोला कि अगर तुम्हारा मन करे ना योगा यूनिट को छोड़ने का, तो सिर्फ मेरे कहने पे थोड़ा सा भरोसा करके उस योगा यूनिट को एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले बस थोड़ा सा पढ़ लेना, बस इतना करना। कुछ बच्चे उसमें ऐसे थे जो कहते कि सर हम पढ़ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने 12th में पढ़ लिया था। तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़ लो। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कहते कि सर हम कुछ टॉपिक्स छोड़ देंगे पूरी तरीके से और कुछ टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे। तो मेरा उनसे ये कहना था कि जो टॉपिक्स आप छोड़ रहे हो ना, जो आप लीव कर रहे हो, भाई उनको भी आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लो, बस मेरे लिए इतना करो। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कहते हैं कि सर हम तो पढ़ ही नहीं सकते हैं उसको, तो उनसे भी मैंने हाथ जोड़ के बस इतना ही बोला था कि भाई आप थोड़ा सा उसको पढ़ लो। अब देखो उसका जो फर्क पड़ा ना, जो बच्चे सिर्फ उसको मेरी बात मान के पढ़ के गए कि भाई हम चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अगर क्वेश्चन फंसा तो करेंगे, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से हम उसको छोड़ के भी आ जाएंगे, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। वो बच्चे पढ़ के गए और मेरा भरोसा रखो 4 से 5 क्वेश्चन पूरे पूरे बेसिक से आपसे पूछ ले गए योगा के अंदर, और वो सारे बच्चे उन सारे क्वेश्चंस को ठीक करके आए। मैं इस पर्टिकुलर पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आपको खुद समझ में आएगा कि कितने इजी क्वेश्चन से बन गए थे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड अंडर द हेड ऑफ प्राणायाम। तो प्राणायाम के अंदर कौन कौन से इसमें से चारों में से आते हैं, तो देखो इमेज की मदद से समझो। एक आपका देखो ये है शीतली, ठीक है, शीतली। एक आपका भ्रमरी और एक आपका देखो ये शीतकारी, ठीक है, शीतकारी। और ये आपका है उद्याना। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि शीतली, ब्रह्मरी और ये जो आपका है शीतकारी, ये जो आपके हैं ये तीनों आपके प्राणायाम के अंदर आते हैं। और हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा है, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली ये आपके दिए हुए हैं कि आपको इन 3 प्राणायाम के बारे में पढ़ना है, कुछ आपको और नहीं करना था। जिसने एक बार भी पेपर को देखा होगा तो बहुत इजीली इसको कर पा रहा था, ठीक है। तो देखो शीतली क्या होता है, ये आपका रोल्ड टंग भी कहलाता है। आप देख सकते हो किस तरह से जीभ की पोजीशन है, यहाँ पे जीभ को रोल किया गया, तो इसको हम लोग रोल टंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये भ्रमरी है, इसको हम लोग बी पोज भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे फिंगर्स को रख के हमिंग करी जाती है, जैसे बी होती है ना, मधुमक्खी जो होती है, जैसे वो आवाज करती है उस तरीके से यहाँ पे हमिंग भी करी जाती है। तो ये आपका हो गया भ्रमरी। और लास्ट जो था,
ठीक है, ये जो आपका है शीतकरी, ये क्या होता है, इसमें जो आप दांत देख सकते हो ना, ये हंस नहीं, ये क्या कर रही है, ये ठंडी हवा निकालने की कोशिश कर रही है, और इसी के साथ साथ जो आवाज इसमें से आती है वो हिजिंग साउंड की तरह आती है। हिजिंग साउंड, हिजिंग कौन करता है, जो सांप होते हैं वो करते हैं ना, ऐसे आवाज निकलते हैं, तो ये आपका हिजिंग साउंड भी कहलाता है। तो सीधे सीधे देखो कुछ नहीं करना था, शीतली, भ्रमरी और शीतकारी। ऑप्शन देखो ए बी डी, ए बी डी देखो किसमें, यहाँ पे, ये आपका सीधे सीधे सही आंसर हो रहा था। ठीक है, जिसको पता होता है कि भाई उद्याना नहीं होता, तो वो देखो सबसे पहले 1 ऑप्शन काटता, 4 भी काटता और 3 भी काटता, और सीधे सीधे देखो ए बी डी भी बचा था। तो दोनों तरीके से आपके जो आंसर थे वो निकल रहे थे। अगर आपने पढ़ा था तो तीनों आपको पता होंगे। अगर आपको इतना भी पता था कि जो उद्याना होता है वो एक सिटिंग पोज योगा होता है, या सिटिंग पोज आसन होता है, जहां पे हम आप लोग पेट को खींच के अपने ऑर्गन्स की एक्सरसाइज के लिए इसको करते हैं, तो भी आप लोग बड़े आराम से कर सकते थे, क्योंकि देखो सी और सी तीनों में दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन 2 ही हमारे पास बचा था। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, चलो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सन सैल्यूटेशन। सन सैल्यूटेशन का मतलब है सूर्य नमस्कार, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो बहुत सारे पोज होते हैं, जिसमें से आपसे 4 पोज पूछे गए थे और ये आपको बताने थे। हमने हिंदी में इसको पढ़ा था, और हिंदी में भी अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो और इजी तरीके से सॉल्व आपका हो रहा है। देखो कैसे, सबसे पहले आपको पता होगा कि जब सूर्य नमस्कार शुरू होता है, हालांकि मैं अभी इमेज से आपको समझाऊंगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना हाथ जोड़ते हैं, प्रेयर पोज। तो सी तो देखो सबसे पहले आ जाएगा, ये तो सबसे पहला स्टेप होता है। अब सी देखो, इसमें पहले और इसमें पहले, तो 1 ऑप्शन काटो, 3 ऑप्शन काटो, कहानी खत्म। फिर देखो क्या होता है, जब हम प्रेयर पोज करते हैं उसके बाद हम अपने हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका रेस्ड आर्म पोज, रेस्ड आर्म्स पोज। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब बी चेक करो भाई, बी देखो दोनों में, ठीक है, समझदार है पेपर बनाने वाले। अब आपको ए और डी और ए बहुत इजी पता होना चाहिए। तो देखो मैं आपको इमेज पे लेके चलता हूँ, ध्यान से देखो, ये है आपका प्रणाम आसन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हाथ को जोड़ लिया। ये हमारा रेस्ड आर्म पोज था, ठीक है, जो हमने देखा था, हाथ को ऊपर ले गए। तीसरा हमारा जो था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो वो क्या है, अश्व संचारासन। ठीक है, या फिर जिसको इक्विस्ट्रियन पोज भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, देखो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका अश्व संचलन आसन, ये आपका क्या है, ये आपका इक्विस्ट्रियन पोज होता है। और जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है माउंटेन पोज, हालांकि माउंटेन पोज जो होता है वो आसन के तरीके से अलग भी होता है, पलथी मार के बैठ के हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार के केस में जो आपका माउंटेन पोज होता है वो देखो यहाँ पे आपका आता है 8th नंबर पे। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि नंबर 1 आपका क्या हो गया, सबसे नंबर 1 आपका हो गया प्रेयर पोज, सेकंड आपका हो गया रेस्ड आर्म, थर्ड आपका यहाँ पे हो गया इक्विस्ट्रियन पोज, और फोर्थ आपका हो गया माउंटेन पोज। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बी ए डी। तो सी बी ए डी सेकंड आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लिख के रख लो, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार फिर से आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखो। बाकी इसी इमेज के थ्रू मैंने बच्चों को याद कराया था सूर्य नमस्कार क्लासेस में, इसी के थ्रू समझाया था, तो सब बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करके आए थे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन। देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया था, बच्चे परेशान थे कि हम त्रिकोण आसन को कैसे याद करें, त्रिकोण आसन के स्टेप्स क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, कब इसको नहीं करना चाहिए, ताड़ आसन क्या फायदे क्या नुकसान, परेशान, हम तो सर इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे भैया, हमको समझ नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, बस एक बार थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ। और क्वेश्चन देखो क्या आ गया, स्टैंडिंग पोजिशन, आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है कि स्टैंडिंग आसन आपको ये पढ़ने हैं, और उसी में आपके नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो त्रिकोण आसन, ताड़ आसन और वृक्ष आसन, ये तीनों आपके हो जाएंगे। कैसे दिखते हैं ये भाई, फटाफट इमेज में देख लो एक बार। ये देखो, ये है एक आपका ये, और फिर ये आपका तीसरा। ये देखो जो आपका सही आंसर है ना, जो मतलब इसमें से शलभ आसन, जो कि नहीं होगा, आपसे पूछा गया नॉट प्रैक्टिस्ड, तो जो शलभ आसन होता है ये आपका शलभ आसन देखो कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लोकस्ट पोज भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो कीड़े की तरह पोज किया ना, लोकस्ट एक कीड़ा होता है, तो उसी की तरह यहाँ पे आपका पोज है। बाकी जो आपका वृक्ष आसन है, ठीक है, और क्या कहता है, ताड़ासन था आई थिंक, ताड़ासन और त्रिकोणासन। ठीक है, ये ताड़ासन और ये त्रिकोणासन, ये तीनों आपके क्या है, स्टैंडिंग पोस्चर्स है, जहां पे खड़े होके हम अपना आसन करते हैं। और सिर्फ एक क्या है, ये आपका लाइंग डाउन है, जो कि आपका शलभासन होता है। ठीक है, ये लाइंग पोज आपका कहलाएगा। तो आप देख सकते हो कितने सिंपल क्वेश्चन बने थे, अगर आप पढ़ के पेपर में गए थे तो। इसलिए जरूरी होता है कि क्लासेस ज्वाइन करो और अच्छी गाइडेंस लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मरी इन ब्रह्मरी प्राणायाम। अब भाई देखो, अभी मैंने आपको 3 इमेज दिखाई थी, एक रोल टंग, एक आपका बी वाली, और एक आपका क्या, जिससे आप हिजिंग साउंड कर रहे थे। अब ब्रह्मरी आपको याद होगा, मैंने क्या आपको बताया था, सेकंड नंबर पे इमेज थी, ये देखो ब्रह्मरी क्या कर रही थी, बी साउंड। ब्रह्मरी से हम लोग बी साउंड, हमिंग करते हैं, ऐसे करके आवाज निकालते हैं। तो देखो क्या है भाई, ब्लैक बी। ठीक है, सीधे सीधे आंसर आपको मिल गया। अगर आपने पढ़ा होता ब्रह्मरी को, आपके 2 क्वेश्चन इजीली सॉल्व यहाँ पे हो रहे थे। और ध्यान रखना, देखो एनटीए थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व कराता है, क्वेश्चन सबके लिए बनाता है। तो देखो यहाँ पे सब ब्लैक है, तो इसको ब्लैक भी बोलते हैं। हो सकता है भाई इस बार आपके पास क्वेश्चन आ जाए रेड बी, है ना, येलो बी, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बी आंसर होता है इसका। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है।
फिर देखो, फिर से सेम क्वेश्चन उसी टॉपिक से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द शेप ऑफ द टंग रिसेंबल्स अ फ्रेश कर्ड लीव व्हाइल परफॉर्मिंग इट। मुझे बताने की अब जरूरत है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें से भ्रमरी तो आप एलिमिनेट कर दो, ये आपको पता है किस लिए होता है, ये तो आपका बी के लिए होता है, ठीक है। शीतकरी मैंने आपको बताया था, इसमें क्या हो रहा था, हिजिंग साउंड हो रही थी, ठीक है। क्या बच्चा आपका, शीतली, क्या कर रहे थे, रोल्ड, आपकी टंग जो है रोल हो रही थी, और शीतली आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको पढ़ना था, ठीक है। और ये देखो, ये है आपका उद्याना, ठीक है, यही उद्याना आपका होता है, तो उद्याना तो वैसे ही कट रहा था। शीतली और शीतकरी के बारे में आपको पता है, हिजिंग साउंड इसमें होती है, भ्रमरी में बी साउंड होती है, और शीतली आपका रोल्ड टंग वाला होता है। मेरे ख्याल से ये तो आपको यहीं पे याद हो गए होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे जब आप क्लासेस में और चीज़ें पढ़ने आओगे ना, तो आराम से इसको कर पाओ। चलो, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। डैश इज अ पोस्चर इन विच सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड कंट्रोल। तो कुछ नहीं, बांधा योगा इसका आंसर होगा, ठीक है। बांधा योगा बहुत सिंपल आंसर मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि प्राण, नाड़ी और चक्र, ये तीनों क्या होते हैं, ये हमारे योगा में एनर्जी पॉइंट की तरह माने जाते हैं, और ये किसी भी तरह के ऐसे आसन डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। क्या होता है बंधा, फटाफट देखो, ये है आपका बंधा, ठीक है। क्या करें, देखो यहाँ पे नेक पे, आपके एब्डोमेन पे, और आपके यहाँ पे हिप पे क्या कर रहे हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका बांधा योगा होता है, ठीक है। और बांधा में क्या बोला, डैश इज अ पोस्चर इन विच सर्टेन ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे इन पर्टिकुलर पोजिशन के लिए चल रहा है, ठीक है। चलो, फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड भाटी मीन इन कपाल भाती। अब आपने कपाल भाती सुना होगा, कपाल भाती करो, कपाल भाती करो, तो इसमें क्या मतलब होता है भाती का, भाती का मतलब होता है लाइट, ठीक है। जिसमें जनरली जिसका मतलब है दैट इज शाइन, तो भाती को जनरली शाइन बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे तो लाइट भी यहाँ पे सही बैठेगा। बियर्ड, दाढ़ी से कोई मतलब है नहीं, साउंड, इससे कोई मतलब है नहीं, स्कल को हम लोग बोलते हैं कपाल, ठीक है। ये जो आपका कपाल लिखा है ना कपाल भाती में, अब क्योंकि भाती पूछा गया तो आपसे कपाल पूछा जा सकता है, तो कपाल आपका क्या हो जाएगा, वो है आपका स्कल, या फिर जिसको हम लोग फोर हेड भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, आई होप इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आपका क्वेश्चन है फ्रैक्चर से, ठीक है। आप इसको हार्ट टिश्यू इंजरी बोल सकते हैं, फिर फ्रैक्चर्स आपको पता होगा, जो आपके फ्रैक्चर्स होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, आपके बोन में ये फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। और इनके बारे में हम अच्छे से क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स इंजरीज, यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेशन, तो अगर ये लोग यहाँ पे फ्रैक्चर भी लिख देते तो भी ये क्वेश्चन ठीक होता, क्योंकि ये चारों ही आपके फ्रैक्चर के टाइप हैं, ठीक है। चलो, अब इसको समझने से पहले सारे फ्रैक्चर्स देख लो किस तरीके के होते हैं। ये हैं आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। क्या क्या इसमें देखो, सबसे पहला है फीजर। फीजर में देखो क्या हो रहा है, एक सेंटर में ऐसे लॉन्गिट्यूडनल कट लग जा रहा है, एक छोटा सा ऐसे सीधा कट लग रहा है। इंपैक्टेड देखो क्या हो रहा है, इंपैक्टेड में क्या होता है कि आपकी बोन को ऊपर से और नीचे से एक साथ दबाव लगता है, जिसकी वजह से बीच से आपकी बोन ऐसे क्रैक हो जाती है, ठीक है। ट्रांसवर्स में देखो कुछ इस तरीके से सीधी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है, जिसमें आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, बोन आपके ऐसे बीच से टूट जाएगी। सेगमेंटल देखो, दो यहाँ पे कट लग गए हैं, ठीक है। ऑब्लिक, ये आपका देखो डायगोनल कट लगता है, ऑब्लिक को हम लोग डायगोनल के नाम से भी इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें टेढ़ा कट लगा डायगोनल। फिर ओब्लिक विद ऑफसेट है कि भाई आपका बोन में डायगोनल कट तो लगा है, लेकिन उसके साथ साथ देखो बोन की जो पोजीशन है वो भी पूरी तरीके से हिल गई है, ऐसे कर्व हो गई, ठीक है। फिर आपका कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है, इसको कम्युनिटेड और कम्युनिटेड दोनों ही बोल सकते हैं, अलग अलग नाम होते हैं इसके। इसमें क्या होता है, बोन के देखो आपको छोटे छोटे टुकड़े बीच में हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, ये जो होता है ये बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी बोन इस समय बहुत ज़्यादा वीक होती है बच्चों की, तो वो टूटती तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन अगर उसमें कोई इंपैक्ट होता है तो देखो वो साइड से तो थोड़ी सी टूट जाती है, और साथ ही साथ उसका जो शेप होता है वो हल्की सी ऐसे बेंड भी कर जाती है। तो ये जो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, या फिर जनरली बड़ों में आपने देखा होगा फुटबॉलर्स को, या फिर जो भी आपके कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, नाक में बहुत ज़्यादा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है लोगों को, क्योंकि जोर लगता है, जिससे आगे की बोन आपकी टूट जाती है और हल्की सी पीछे की तरफ भी बेंड हो जाती है। और फिर ये आपका लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड का मतलब आपको पता है, सीधी लाइन को हम ऐसे बोलेंगे, तो ये आपको जब इतना लंबा सा ऐसे कट लग जा रहा है तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा, ठीक है। बाकी क्लासेस में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो आपसे यहाँ पे पूछा है कि ट्रांसवर्स, ओब्लिक, इंपैक्टेड और कम्युनिटेड क्या क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले कम्युनिटेड याद हो गया होगा। कम्युनिटेड या फिर कम्युनियोड, जो दो नाम है, उसमें क्या होता है कि बोन के बीच से टुकड़े हो जाते हैं, तो क्या है, ब्रोकन एंड्स ऑफ बोन जैम टुगेदर, नहीं। स्ट्रेट ब्रेक अक्रॉस अ बोन, नहीं। बोन इज क्रश्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस, तो डी का 3 मिला, ठीक है। यही हो रहा था ना, देखो कम्युनिटेड में छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे बोन के हो गए, तो डी का 3 हो गया। डी का 3 देखो सिर्फ एक में फोर्थ ऑप्शन लगा, और आपको इनको देखने की जरूरत भी नहीं है, तो इसीलिए एलिमिनेशन मेथड इतना अच्छे तरीके से यूज होता है। बाकी भी देख लेते हैं।
ए का 2 दिया है, ट्रांसवर्स का क्या है, स्ट्रेट ब्रेक अक्रॉस अ बोन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स देखो कहाँ पे है ये, तो ये देखो सीधा से यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, बिल्कुल ए का 2 हो गया। फिर ओब्लिक मैंने आपको क्या बताया था, डायगोनल कट लगता है, तो ये क्या हो गया, बोन ब्रेक्स डायगोनल, देखो यहाँ पे सीधे सीधे डायगोनल लिखा भी है, तो बी का 4 कर दो और फिर आपका बच्चा इंपैक्टेड वो हो जाएगा आपका सी का 1, ठीक है। ब्रोकन एंड्स ऑफ अ बोन जैम टुगेदर, इंपैक्टेड, और इंपैक्टेड मैंने आपको क्या बताया था कि दो तरीके से दोनों एंड से आपको यहाँ पे जोर बोन पे लगता है, ठीक है। तो इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके भी चांसेस है 100% मैं कह सकता हूँ कि ये भी फ्रैक्चर से क्वेश्चन आपका रिपीट होना ही होना है। बाकी जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज होती हैं उसका भी एक क्वेश्चन आगे दिया। चलो अब ये देखो, आइडेंटिफाई द बीएमआई रेंज ऑफ ग्रेड 2 ओबेसिटी। अब बीएमआई क्या होता है, बीएमआई की जो फुल फॉर्म होती है, अब क्योंकि आपसे पेपर में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ये इसकी बीएमआई की फुल फॉर्म होती है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये आपका हाइट और आपके वेट के रेशियो से, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं, वेट और हाइट के रेशियो से ये आपका कैलकुलेट होता है। बाकी मैं आपको जब क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे टॉपिक को, तो मैं न्यूमेरिकल फॉर्म्स में भी आपको ये सॉल्व करवाऊंगा 2-3 क्वेश्चंस, ताकि अगर सॉल्व करने को आ जाए, अगर आपको वैल्यूज मिल जाए कि वेट मिल गया और हाइट मिल गया, हाइट हमारे किलोग्राम्स में रहती है, वेट हमारा मीटर स्क्वायर में रहता है, तो किस तरीके से इनको कैलकुलेट करना है और इनको रेंजेस में कैसे फिट करना है वो भी मैं आपको क्लास में बताऊंगा। सिंपल सा होता है, तो आराम से आप सीख जाओगे। अब इसमें पूछा है कि बीएमआई की जो रेंज होती है, कौन सी रेंज को हम लोग ग्रेड 2 ओबेसिटी बोलते हैं। अब देखो बीएमआई या फिर ओबेसिटी का क्या मतलब होता है, ओबेसिटी का मतलब होता है कि जब आप लोग ओवरवेट से भी ऊपर निकल जाओ, जब आपका जो वजन होता है जब वो ओवरवेट की कैटेगरी से भी ऊपर निकल जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा खतरे का वो होता है साइन, जहां पे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, आपके ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, आपके हार्ट को ब्लड पहुंचाने में बहुत ज्यादा एफर्ट करना होता है, जो कि एक डेंजरस कंडीशन होती है। और ग्रेड 2 तो बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन उसमें होती है। तो ये जो आपका आंसर होगा ये इसमें होगा 35 से 39.9। अब इमेज की मदद से इसको समझो, ये देखो आपके बीएमआई के ग्रेड दिए हुए, ठीक है। अंडरवेट देखो आपका क्या होता है, 18.5 से अगर आप नीचे हो, अगर आपका बीएमआई स्कोर 18.5 आता है, ये मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आओगे। 18.5 से 24.9 का अगर आपका स्कोर है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आओगे। 25.0 से 29.9 है तो ओवरवेट। ओबीस जो आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग ओबीस ग्रेड 1 या ओबीस क्लास 1 भी बोल सकते हैं, दैट इज 30 से 34.9। और एक्सट्रीमली ओबीस को हम लोग सेकेंड कैटेगरी भी बोल सकते हैं, जो कि मोर देन 35 होता है। अच्छा, ये जो आपका लिखा हुआ है ना कि एक्सट्रीमली ओबीस का 35.0 लिखा हुआ है मोर देन, ये भी एक आपकी रेंज बन जाती है, जिसमें हम लोग ओबीस को यहां से हम समझते हैं 35 से 39.9। तो ये जनरली आपकी ग्रेड 2 ओबीस होती है। और जो ग्रेड 3 भी है कभी कभी बनती है, वो आपका क्या हो जाती है, वो आपकी मोर देन 40 हो जाएगी। तो ये आपका ग्रेड 3 कहलाता है, ठीक है। ये जो आपका चार्ट है ये थोड़ा सा छोटा चार्ट है, हालांकि बीएमआई का जो चार्ट होता है बहुत बड़ा सा बनता है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें ये जो ग्रेड 3 होती है वो भी आपकी होती है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हो 35 से 39.9 जो है ये आपका ग्रेड 2 हो जाएगी। 40 से 49 आपका क्या हो जाएगा, ग्रेड 3 हो जाएगा, ठीक है। 30 से 34.9 क्या हो जाएगा, ग्रेड 1 हो जाएगा। और 25 से 29.9 क्या था, ये आपका ओवर वेट था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद करोगे। फिर उसके नीचे क्या था, नॉर्मल था, और उसके नीचे क्या था, अंडर वेट आपका था, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यूज आते हैं उनको इसी के अंदर ऐसे पुट करते हैं। चलो अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टिमुलेंट्स। अब देखो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, स्टिमुलेंट्स वो आपके ड्रग्स हो सकते हैं, फिर दवाइयां हो सकती हैं, जो कि आपके बॉडी में उत्तेजना पैदा करते हैं, यानी कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, इसको बहुत ज्यादा एक्टिव कर देते हैं। अब ये लोग जो एथलीट्स इसको यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, जो भी एथलीट्स ऐसे गेम के होते हैं जहां पे उनको बहुत ज्यादा अलर्टनेस चाहिए होती है, या बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना होता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन में कोई चीज परफॉर्म करनी होती है, तो वो लोग स्टिमुलेंट्स की मदद करते हैं, ताकि उनका दिमाग बहुत तेजी से चले, उनकी बॉडी अच्छी हीट हो जाए, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो तेज हो जाए, ताकि वो फटाफट अपने एक्शंस को कर पाए। तो इसके जो कैटेगरीज होती हैं वो आपका होता है एक एम्फेटामाइंस, एक आपका कैफीन। अब जनरली जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा होगा उन्होंने कैफीन को हटा के आंसर लगा दिया होगा सेकंड, क्योंकि कैफीन क्या होता है, जनरली कॉफी में होता है जो हम घर में पीते हैं, लेकिन ये भी एक तरह का स्टिमुलेंट होता है। हम लोग कॉफी क्यों पीते हैं घर में, ताकि हमारी नींद चली जाए। और वो नींद क्यों जाती है, क्योंकि कैफीन या फिर कॉफी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है। लेकिन इसी कॉफी को अगर ज्यादा मात्रा में पिया जाए तो ये इस तरीके से हम लोग इसको स्टिमुलेंट या फिर ड्रग का नाम भी दे सकते हैं। और जो कॉफी है, जो नॉर्मल कॉफी हम घर में पीते हैं, ये एक टाइम पे बैन भी हो गई थी, ठीक है, कि इसको यूज करना अलाउड ही नहीं है प्लेयर्स के लिए। तो फिर उसके बाद वो हट भी गई थी। तो ये भी आपका हो जाएगा, और एफेड्राइन भी आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो बी सी डी आपका इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एसेटाजोलामाइड क्या होता है, तो ये आपके डायरेटिक्स होते हैं। ये भी एक तरह की आपकी ड्रग आप बोल सकते हो, ये भी आपके ड्रग्स ही होते हैं, ठीक है। और
ये क्या करते हैं, डायरेटिक्स बेसिकली करते क्या है, जो डायरेटिक्स होते हैं ना, ये आपके बॉडी से लिक्विड को रिमूव करने में मदद करते हैं। तो ये सिर्फ इसका एक एग्जांपल है, और भी तरह के डायरेटिक्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी से लिक्विड को रिमूव करने का काम करते हैं थ्रू यूरिन, ठीक है। तो यूरिन के थ्रू ही हमारे बॉडी से पानी निकाल देते हैं। अब क्यों भाई इसको ये लोग क्यों यूज करेंगे, एथलीट्स क्यों यूज करेंगे, आपको पता होगा कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें वेट कैटेगरी होती है ना, तो वो अपने वेट को कम दिखाने के लिए, जब उनका वेट नापा जा रहा है तो वहां पे वेट कम दिखाने के लिए वो लोग डायरेटिक्स का यूज कर सकते हैं, जिससे बॉडी से हमारा लिक्विड निकल जाए और उनका जो वेट है वो कम आए, और फिर वो बाद में और ज़्यादा खा पी लें, वापस पानी पी लें, अच्छा बॉडी वेट अपना नॉर्मल कर लें, ताकि जिनको उनको एडवांटेज मिले अपने इवेंट के अंदर। तो इसीलिए ये सही तरीका नहीं है, इसीलिए इसको भी ड्रग्स के अंदर काउंट किया जाता है, और ये अलाउड नहीं होता है इसको यूज़ करना ड्यूरिंग गेम्स। अच्छा, डायरेटिक्स का एक नाम और है, दैट इज मास्क्ड एजेंट या मास्किंग एजेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो छुपाने का काम करती है। अगर मानो मैंने इनमें से कोई भी ड्रग कंज्यूम करी और वो मेरी बॉडी में जाके असर कर दी, अब मुझे उसका जो भी रिमेन्स है वो मुझे निकालना भी तो है, वरना मेरा टेस्ट हो जाएगा, मेरा ड्रग टेस्ट हो जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं नहीं, अब बाकी एथलीट्स की बात करूं जो ऐसा गलत करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डायरेटिक्स को भी कंज्यूम कर लेते हैं, ताकि यूरिन के थ्रू कोई और भी अगर आपने ड्रग कंज्यूम करी है तो वो भी निकल जाए, ताकि टेस्ट में आप पकड़े ना जाओ। इसलिए हम लोग इसको मास्किंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, ये आपका देखो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। और फिर इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो, हैरी वाज प्लेइंग इन द कोर्ट यार्ड व्हाइल किकिंग अ फुटबॉल, स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ हिज लिगामेंट टुक प्लेस, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ हैरीज इंजरी, कंट्यूजन, एवल्जन, स्ट्रेन या फिर स्प्रेन। बहुत ईजी इसका आंसर है, अभी पढ़ के लग रहा होगा कि यार ये क्या है, इतनी सारी बीमारियां पढ़नी है, इतनी सारी इंजरीज पढ़नी है, बोन भी याद कर ले, हम स्टिमुलेंट्स भी याद कर लें, ये भी कर लें, बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको वर्ड दिया लिगामेंट्स, ठीक है। आपको इन वर्ड्स को पकड़ना है और इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, हम लोग जनरली दो तरह की इंजरी की बात करते हैं, एक आपका स्ट्रेन, एक आपका स्प्रेन। अब देखो, सबसे पहले समझना है कि आपको लिगामेंट्स होता क्या है, ठीक है। चलो मैं आपको इमेज की मदद से समझाता हूँ और बेटर आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये स्ट्रेन है, ठीक है, और ये देखो ब्लू कलर से यहाँ पे आपको लिगामेंट दिखा है, और ये टेंडन है, ये जो आपको पर्पल कलर से यहाँ पे आपको टेंडन दिखा है। अब देखो ये होता क्या है, जो लिगामेंट्स होते हैं ना, एक मिनट, आपको विजिबल है जी, जो लिगामेंट्स होते हैं ना, ये आपके फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं आपकी बॉडी में, जो कि आपकी एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हो, ये जो आपको साइन कलर का या हल्का सा ब्लूइश कलर का दिख रहा है, ये देखो एक बोन को आपकी दूसरी बोन से यहाँ पे इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपके जो टेंडन्स होते हैं, जो यहाँ पे आपको टेंडन दिख रहा है, ये जो टेंडन होते हैं ये काम करते हैं आपकी एक बोन को एक मसल से जोड़ने का, ठीक है। ये दोनों आपको नहीं भूलना है क्योंकि रिपीटेडली आपके पेपर में आते हैं। टेंडन लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये वो फाइब्रस टिश्यूज हैं जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं, और टेंडन्स क्या है, ये वो फाइब्रस टिश्यूज हैं जो कि एक बोन को एक मसल से जोड़ते हैं। ये देखो, ये बोन है, ये हमारा टेंडन है, और ये मसल से जाके यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रेन है और ये जो स्प्रेन है, ये दोनों पर्टिकुलर बीमारियां या फिर पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि इंजरी होती है। तो जो आपकी स्ट्रेन होती है ये आपकी होती है टेंडन्स में, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि ये स्ट्रेन कहाँ पे होती है, तो ये हमेशा आपकी कहाँ पे होती है, ये आपके टेंडन्स में होती है। और अगर आपसे स्प्रेन पूछा जाए तो ये कहाँ होती है, ये आपके लिगामेंट में होती है। तो आप समझ गए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा 4। अब याद कैसे करना है, देखो स्ट्रेन से टी याद हो जाएगा, तो स्ट्रेन कहाँ होता है, टी से स्ट्रेन और टी से आपका टेंडन, तो स्ट्रेन में टी आ रहा है और टेंडन में भी आपको यहाँ पे टी आ रहा है, ठीक है। बाकी स्प्रेन ऐसे याद कर लो कि हड्डी में चोट लगी, मैंने स्प्रे कर लिया उस पर, तो ये हमारा स्प्रेन हो गया, ठीक है, जो कि आपका लिगामेंट के अंदर होता है। बाकी टेंडन मैंने आपको क्या बताया, जो कि एक मसल को बोन से जोड़ता है, और लिगामेंट क्या होते हैं, जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं। अभी देखो कंट्यूजन और एवल्जन क्या होता है, ये भी आपके सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हैं, ठीक है। एवल्जन जो होता है थोड़ा खतरनाक होता है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे इमेज को छुपा दिया, अदरवाइज यूट्यूब कॉपीराइट भी दे सकते हैं, हालांकि एजुकेशनल पर्पज से, बट फिर भी इसमें क्या होता है कि आपको इतनी बुरी चोट लगती है कि आपका जो मांस होता है ना बॉडी के अंदर का, वो बाहर की तरफ आने लगता है, और वो दिखने लगता है, एक्सपोज हो जाती है पूरी आपकी स्किन आपकी फट जाती है, इवन कभी कभी हड्डियां भी दिखने लगती हैं। तो ये आपका एवल्जन होता है। और ये क्या है, ये आपका कंट्यूजन है। आपने देखा होगा जो आप लोग कभी बॉल गेम खेलते होंगे तो नीला पड़ जाता है हमारे हाथ में, है ना, तो ये क्या होता है, ये आपका कंट्यूजन कहलाता है। इसको हम लोग एक लेवल अगर थोड़ा सा डाउन कर दें कि और हल्का सा जो नीला पड़ा है वो थोड़ा कम पड़ा है, तो उसको हम लोग कभी कभी ब्रूसिंग भी बोल सकते हैं या ब्रूस बोल सकते हैं, ठीक है। और जो इसका बहुत सीवियर कंडीशन होती है उसको हम लोग हेमाटोमा भी बोलते हैं, हेमाटोमा। हेमाटोमा में क्या होता है कि पूरी तरीके से आपके जो अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग आपके बहुत तेजी होने लगती है। तो ये क्या होता है, आपका हेमाटोमा आपका ये होता है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का फटाफट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लास्ट वाला।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ स्पोर्ट्स टू एड्रेस सोशल इशूज, प्रमोट सोशल जस्टिस। तो क्या पूछ रहे हैं भाई, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे सामाजिक मुद्दे हो गए, को संबोधित करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए खेल की भूमिका नहीं है ना। तो इनमें से कौन सी भूमिका नहीं है स्पोर्ट्स की। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल। तो देखो, प्रोवाइड्स कॉमन ग्राउंड फॉर पीपल टू कम टुगेदर, ये तो अच्छी बात हो गई ना कि भाई अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग जो होते हैं वो आपस में आके खेलते हैं। प्रमोट्स डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सेलिब्रेट एंड शेयर वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है। प्रमोट्स ग्रुप हार्मनी, ये भी अच्छी बात है, शांति का प्रतीक होता है, पीस क्रिएट करता है। तो क्या बचा आपका, सेकंड ऑप्शन बचा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। प्रमोट्स डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, तो ये तो भाई नहीं हो सकता है स्पोर्ट्स का काम। क्या है, देखो, भेदभाव, असमानता और गरीबी को बढ़ावा देता है, नहीं देता है। तो ये आपका गलत होकर भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये आपके 25 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने यहाँ तक कर लिए हैं। इस पेपर के 25 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, और फिर इस पेपर को खत्म करने के बाद हम लोग एक नया पेपर अपना शुरू करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको आपके जो पेपर का लेवल आता है वो किस तरीके से आता है। बाकी क्लासेस फटाफट ज्वाइन कर लो, 15 दिसंबर से आपका ये बैच शुरू हो रहा है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी ज्वाइन क्यों कर लूँ, आप ज्वाइन कर लो, भरोसा रखो, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और आपको लगेगा कि बेस्ट डिसीजन आपने अपनी लाइफ का लिया है। ठीक है, फटाफट आ जाओ, इस लिस्ट में शामिल हो जाओ। हमें इंतजार है कि अगली बार ये जो फोटो हो, हम लोग को थोड़ी सी और ज़्यादा स्लाइड्स इसमें बनानी पड़े। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।